हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेहान्स बायोलॉजी। आप अगर आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़ूलॉजी बॉटनी से रिलेटेड जो आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड हर रोज़ हम एक वीडियो लेकर आएंगे, जैसा कि मैंने पहले पिछले वीडियो में वादा किया था। अभी तक हमने सिलेबस डिस्कस किया है बॉटनी और ज़ूलॉजी का सेमेस्टर फर्स्ट के लिए, और उसके बाद ये ज़ूलॉजी में हमारे लेक्चर की दूसरी इस सीरीज़ में दूसरा वीडियो हमारा ये है। जिन्होंने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है, जो कि नया कॉमन मिनिमम सिलेबस आया है, यूपी की सारी यूनिवर्सिटीज़ में लागू होगा। आपकी अपनी यूनिवर्सिटी अगर यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं तो उसके लिए भी यही कॉमन मिनिमम सिलेबस लागू होगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए बेसिक पार्ट 1 की, और वहाँ पर आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को भी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है, और ज़ूलॉजी के भी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को भी एक वीडियो में हमने डिस्कस किया है। कल हमने ज़ूलॉजी के लेक्चर वीडियोस की सीरीज़ में पहला वीडियो आपके लिए अपलोड किया था, जिसमें हमने सेल की डिस्कवरी और सेल थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया था। एक छोटी सी बात वहाँ पर आपके लिए रह गई थी, कुछ लोगों ने शायद अपने कमेंट्स में कहा भी है उस बारे में। सेल थ्योरी आप जानते हैं, जैसा श्लाइडेन और श्वान साहब ने जो है वो प्रपोज की थी, और उसमें कई सारे पॉइंट्स थे। मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं वो उसके बारे में एक मत नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में उसमें ऑब्जेक्शंस हैं। हाँ, 2 पॉइंट्स के बारे में सारे साइंटिस्ट जो हैं वो एग्री हैं कि कोशिकाएं या सेल जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक इकाई हैं, और कोशिकाएं जो हैं वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की भी यूनिट या इकाई हैं। इसके बाद कुछ मॉडर्न उसमें वर्जन आए और कुछ चेंजेस किए गए हैं सेल थ्योरी में, जिसकी हमने कल बात की थी। जो बात आपको एक बतानी थी उस के साथ में वो जो वहाँ रह गई थी, काफ़ी सारी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है, और वो उसका एक्सेप्शन है। वायरस सबसे बड़ा एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का। इसके अलावा कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं हमारे शरीर में। रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं जो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, और वो भी सेल थ्योरी का एक अपवाद हैं। इसके अलावा जो सीनोसिटिक थैलस वाले एल्गी या फंजाई हैं वो भी सेल थ्योरी का अपवाद हैं। एक बहुत कॉमन और फेमस सीनोसिटिक प्लांट बॉडी वाला एल्गा है वाउकेरिया, वो भी सेल थ्योरी का अपवाद है। सीनोसिटिक का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे केंद्रक हों और सेप्टा जो हैं एब्सेंट है। सेप्टा मतलब विभाजक भित्तियाँ, तो विभाजक भित्तियाँ ना हो, और यानी कि पार्टीशन वॉल्स, और मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म हो, इसको सीनोसिटिक बॉडी कहते हैं। और ऐसी बॉडी जिन फंजाई और एल्गी में पाई जाती है वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन या उसका अपवाद माने जाते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया सेल थ्योरी तक। अब आगे की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स, कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। मेरे पीछे ये डायग्राम बना है आपके सामने, आप इसको देखकर समझ रहे होंगे कि हम आज टाइप ऑफ सेल्स की जो बात करने वाले हैं तो उसमें किन टाइप्स की बात करेंगे। 2 टाइप हैं सेल्स के, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। और जो ये इनके नाम दिए गए हैं, आप देखिए, जो प्रोकैरियोटिक नाम दिया गया है उसमें एक शब्द है प्रो और दूसरा शब्द है कैरियोटिक, और ये कैरियोटिक शब्द जो है वो बना है लैटिन भाषा के एक शब्द कैरियन से। कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, और प्रो का मतलब होता है इनकम्प्लीट या प्रिमिटिव। माना जाता है कि जीवन की शुरुआत जो है वो लगभग आज से 3.5 या 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई, और जल में, समुद्री जल में जीवन जब शुरू हुआ तो उसमें काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स उन्होंने आपस में कंबाइन करके प्रोटीन्स बनाए। वहाँ पर उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स के कॉम्बिनेशन से न्यूक्लिक एसिड बने, पहले आरएनए बना, फिर उसके बाद डीएनए का भी फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद जो बैक्टीरिया के समान या नीले हरे शैवालों के समान दिखने वाली सबसे प्राचीन और सबसे पहली जो कोशिकाएं बनी थी आज से लगभग 3.5 अरब साल पहले, वो कोशिकाएं ये थीं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत प्राचीन और सबसे पहले विकसित और निर्मित होने वाली कोशिकाएं होती हैं, और ये कोशिकाएं
और जो दूसरी इनसे विकसित कोशिकाएं हैं, दोनों में काफ़ी सारे अंतर हैं। तो पहले तो आप ये जान लीजिए जो इनके नाम हैं उसके अनुसार इनमें अंतर क्या है। तो प्रोकैरियोटिक में जो कैरियन शब्द है उसका मतलब तो न्यूक्लियस होता है और प्रो का मतलब इनकम्प्लीट। तो जिन कोशिकाओं में इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएंगी। और दूसरा जो शब्द है यूकैरियोटिक, उसमें भी दो शब्द हैं, यू प्लस कैरियोटिक। एज यूजुअल जैसे आपको ऊपर बताया, कैरियोटिक कैरियन शब्द से बना है और उसका मतलब न्यूक्लियस होता है, और यू का मतलब होता है कंप्लीट या एडवांस्ड या मॉडर्न। तो कंप्लीट न्यूक्लियस वाली सेल यूकैरियोटिक सेल और इनकम्प्लीट न्यूक्लियस वाली सेल प्रोकैरियोटिक सेल। आप नाम से ही उनका अंतर समझ लीजिएगा कि उनमें क्या अंतर है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनको इसलिए प्रोकैरियोटिक कहा जा रहा है क्योंकि उनमें इनकम्प्लीट न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोटिक सेल सर्वाधिक प्राचीन कोशिकाएं मानी जाती हैं और उन्हीं सेल से आगे चलकर यूकैरियोटिक सेल विकसित हुई। अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से 3.5 अरब साल पहले जब प्रोकैरियोटिक सेल बनी, उन्हीं सेल से आज से लगभग 1.5 अरब साल पहले यूकैरियोटिक सेल्स की उत्पत्ति हुई। तो जो इनके नाम हैं उन्हीं के अनुसार सबसे बड़ा अंतर तो इनके बीच में वही है। प्रोकैरियोटिक सेल वो होंगी जिनके अंदर इनकम्प्लीट न्यूक्लियस यानी कि अपूर्ण केंद्रक होगा, और यूकैरियोटिक सेल वो होंगी जिनके अंदर कंप्लीट न्यूक्लियस होगा। अब इस इनकम्प्लीट और कंप्लीट का क्या मतलब है ये आप अगर जान लेंगे तो फिर आपको आसानी होगी कोशिका के प्रकार समझने में। आइए जानते हैं, ये एक यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है और इस डायग्राम में आप देखिए बीच में एक संरचना दिखाई जा रही है। ये जो संरचना दिख रही है ये निश्चित आकृति आकार वाली संरचना जो है ये इसका केंद्रक है। तो किसी भी यूकैरियोटिक सेल में एक निश्चित आकृति आकार वाला केंद्रक होगा। इसके चारों तरफ ये दोहरी भित्ति जो आपको दिख रही है ये भित्ति इसकी मेम्ब्रेन है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। दोहरी भित्ति होती है ये, और इस भित्ति पर थोड़े अलग अलग दूरी पर बहुत सूक्ष्म आकार के छिद्र भी होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं उन्हें, केंद्रक छिद्र। क्यों ज़रूरत है इनकी, क्यों होते हैं ये? न्यूक्लियर पोर इसलिए होते हैं क्योंकि जो केंद्रक के अंदर का भाग है उसमें राइबोसोम का निर्माण होता है। राइबोसोम के घटक वहाँ बनते हैं और वहाँ से वो निकलकर कोशिका द्रव में आते हैं और वहाँ आकर वो आपस में जुड़कर एक कंप्लीट एक्टिव राइबोसोम बनाते हैं। तो ये जो छिद्र होंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर, इनके द्वारा वो बाहर निकलेंगे जिनको हम न्यूक्लियर पोर कहेंगे। तो एक निश्चित आकृति आकार वाला केंद्रक होगा, उसके चारों तरफ एक दोहरी भित्ति होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर उसके एक द्रव्य पदार्थ, एक गाढ़ा द्रव्य पदार्थ भरा होगा। ये द्रव्य पदार्थ न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म हिंदी में आप उसको केंद्रक द्रव्य कहेंगे। तो केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, केंद्रक द्रव्य है, और एक बहुत छोटी सी गेंद के समान आकृति वाली ये संरचना देखने को मिलती है। ये कहलाती है न्यूक्लियोलस, हिंदी में कहेंगे केंद्रिका। इसकी बहुत ख़ास एक बात है कि ये संरचना जो है, जो आपको गोलाकार आकृति की दिखती है, ये एक्चुअली नॉन मेम्ब्रेनस है। इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ये और राइबोसोम दो ऐसी संरचनाएं हैं कोशिका में जो नॉन मेम्ब्रेनस होती हैं, जिनमें कोई चारों तरफ जिनके मेम्ब्रेन नहीं होती है। कैल्शियम आयन की उपस्थिति और उनकी कंसंट्रेशन के आधार पर इसकी आकृति और आकार मेंटेन रहता है, लेकिन ये नॉन मेम्ब्रेनस है। एक अच्छा पॉइंट है आपके लिए, याद रखिएगा। उसके बाद ये जो धागे जैसी बहुत ज़्यादा आपस में उलझी हुई संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये एक्चुअली डीएनए के धागे हैं और इनको कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स या क्रोमैटिन धागे। ये अकेले नहीं है डीएनए, यहाँ पर इनके साथ एक ख़ास तरह के प्रोटीन है, नाम याद रखिएगा हिस्टोन प्रोटीन। बहुत विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, तो वो हिस्टोन प्रोटीन और ये क्रोमैटिन धागे यानी कि डीएनए, ये दोनों आपस में मिलकर और बहुत ज़्यादा
कुंडलित हो जाते हैं, सुपर कॉइलिंग हो जाती है इनकी, और फिर वो गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं क्रोमोसोम्स में, जो आपको कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट रूप से दिखते हैं मेटाफेज स्टेज में। तो क्रोमैटिन धागे, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये अगर सब चीज़ें एक साथ इकट्ठा हैं, ये एक निश्चित केंद्रक है, एक डेफिनेट न्यूक्लियस है। यहाँ ऐसे न्यूक्लियस का अभाव है। आप इसको देखिए, इसमें कोई ऐसा केंद्रक नहीं दिख रहा है, ना इसमें कहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना न्यूक्लियोप्लाज्म है, ना न्यूक्लियोलस है, और ना क्रोमैटिन धागे हैं। जो आपको दिखाई दे रहा है फिर वो क्या चीज़ है? ये डीएनए का एक द्विसूत्रीय अणु है। ये डीएनए है और इसमें 2 सूत्र हैं, गोलाकार हैं। तो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल यहाँ पर सेंटर में है। यही इसका अपूर्ण केंद्रक है, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस है। इसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसके साथ कोई न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, ना कोई न्यूक्लियोलस है। तो ये न्यूक्लियोइड भी कहलाता है। और बहुत सारी नहीं लेकिन थोड़ी सी ऐसी सेल्स होती हैं प्रोकैरियोटिक नेचर की, जिसमें इस डीएनए के अलावा थोड़े से आपको बहुत सूक्ष्म द्विसूत्री गोलाकार डीएनए के धागे और देखने को मिलेंगे। क्या कहते हैं इनको? आपने अगर पहले पढ़ा है तो शायद ये नाम पढ़ा होगा, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के स्थान पर पाया जाने वाला जो डीएनए है, उस डीएनए के अलावा ये एक्स्ट्रा डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई निश्चित केंद्रक नहीं होता है, सिर्फ एक द्विसूत्री गोलाकार डीएनए होता है जो उनके लिए न्यूक्लियस के समान होता है। और कुछ साइंटिस्ट इसको क्रोमोसोम भी कहते हैं प्रोकैरियोटिक। जब ये बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है तो इसी को बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं, लेकिन शायद वो सही शब्द नहीं है। ये और जो क्रोमोसोम है उनमें बहुत सारी समानताएं नहीं हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में एक सबसे बड़ा अंतर तो उसमें केंद्रक का होना और ना होना ये है। दूसरा जो अंतर है बड़ा, वो है सिंगल एनवलप सिस्टम या सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम और डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आप देख रहे हैं सामने यहाँ पर, ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है, इसमें अंदर ये प्लाज्मा भित्ति है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम मान लें ये प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया की है तो उसमें बाहर ये सेल वॉल भी होगी, कोशिका भित्ति, अंदर ये कोशिका द्रव है। बाकी आपको इसके अंदर कोई ऐसी संरचना नहीं मिलेगी जिसके चारों तरफ भित्ति हो। तो ये कोशिका केवल बाहरी भित्ति वाले आवरण से ढकी है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल है, अंदर भित्ति से घिरी कोई संरचना नहीं है। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम है इसमें। अब आप यूकैरियोटिक सेल को देखिए, उसमें चारों तरफ उसके भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी, यूकैरियोटिक सेल की, ये इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इनकी सेल वॉल है, और ये दोनों जो मेम्ब्रेन है ये अपने आप में एक बाहरी सिस्टम बनाती हैं मेम्ब्रेन का। अब आप अंदर देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके चारों तरफ भी डबल मेम्ब्रेन है। ये गोल्जी बॉडीज या गोल्जी सोम्स हैं, इनके चारों तरफ भी मेम्ब्रेन होती है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये संरचनाएं जो आपको दिखाई दे रही हैं जाल के जैसी होती हैं। रेटिकुलम का मतलब होता है जाल, तो ये जाल के जैसी संरचनाएं जो दिख रही हैं आपको, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से लेकर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली होती हैं। इनकी सतह पर अक्सर आपको आरएनए देखने को मिलेगा, जिसकी वजह राइबोसोम देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से ये देखने में खुरदुरी हो सकती हैं। तो इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगले किसी वीडियो में इनकी संरचना की बात करेंगे तो वहाँ आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये भी मेम्ब्रेन से घिरी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूकैरियोटिक सेल में केवल चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल का ही आवरण नहीं होता है, केवल यही एक एनवलप नहीं है, उनके अंदर बहुत सारी संरचनाएं हैं जिनके अपने भी आवरण हैं, अपने भी एनवलप हैं। तो ये हो गया 2 एनवलप सिस्टम, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, दोहरा आवरण। तो यूकैरियोटिक सेल में दोहरा आवरण तंत्र होता है, यहाँ पर एक आवरण तंत्र है, सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम है, केवल सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पर सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा हर संरचना का अपना खुद की भित्ति है, अपनी खुद की मेम्ब्रेन है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको याद रखिएगा। ये आपको संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, यहाँ भी दिख रही हैं। ये राइबोसोम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है
जिनको अक्सर राइबोसोम है, और ये अक्सर प्रोटीन फैक्ट्री भी कहलाते हैं, क्योंकि इनका मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना, प्रोटीन का निर्माण करना। ये इकलौते कोशिकांग हैं यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस के अलावा जो भित्ति विहीन है, जिनमें कोई भित्ति नहीं है। तो ये यहाँ भी हैं और ये यहाँ भी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। राइबोसोम अकेले कोशिकांग होते हैं जो दोनों जगह पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी। तो ये बिना भित्ति वाले कोशिकांग हैं, इसलिए ये यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में है। अदरवाइज भित्ति से घिरा हुआ कोई कोशिकांग यहाँ नहीं है। तो इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, गोल्जी बॉडीज भी नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है, न्यूक्लियस तो आपको पहले ही बताया एब्सेंट होगा। उसके अलावा लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, इस तरह के भी कोई कोशिकांग नहीं होंगे। तो ये जो सेल हैं प्रोकैरियोटिक, ये इस तरह की कोशिकाएं हैं जिनमें ना तो निश्चित केंद्रक होता है और ना कोई भित्ति से घिरा कोशिकांग होता है, उनका भी इसमें अभाव होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का सबसे बड़े दो अंतर हुए। इनमें निश्चित केंद्रक होता है, इनमें निश्चित केंद्रक का अभाव होता है। इनमें भित्ति से घिरे हुए निश्चित कोशिकांग होते हैं, इनमें भित्ति से घिरे निश्चित कोशिकांग नहीं होते हैं। राइबोसोम दोनों जगह पाए जाते हैं, लेकिन उनका भी अंतर है। राइबोसोम दो तरह के होते हैं। यहाँ जो राइबोसोम है, याद रखिएगा, वो 80S टाइप के हैं, और जो राइबोसोम यहाँ पाए जा रहे हैं वो राइबोसोम 70S टाइप के हैं। ये क्या होते हैं, इसके लिए आगे वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। हम एक वीडियो में राइबोसोम को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ आपको ज़रूर बहुत डिटेल में बताएंगे कि इनमें ये क्या अंतर है। तो फिलहाल याद रखिएगा, यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम होते हैं। इसके अलावा भी जो अंतर हैं वो बहुत स्पष्ट है। इन कोशिकाओं में जो फ्लैजिला पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में, फ्लैजिला आप जानते हैं शायद, प्रोटीन की बनी, फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी धागे के समान संरचनाएं होती हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से निकली है तो ये संरचना ऐसी दिखेगी, ये अगर यहाँ से निकली होंगी तो ये संरचनाएं इस तरह की दिखेंगी। ये बेसल ग्रैन्यूल कहलाता है, प्रोटीन का एक कण होता है, उससे ये संरचनाएं निकलती हैं जो फ्लैजिला है। ये फ्लैजिला प्रोटीन की बनी है। अगर आप इसका सेक्शन काटेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत बारीक बारीक धागे, तंतु, जिनको कहते हैं फाइब्रिल्स, वो इनको बनाते हैं। और वो फाइब्रिल्स आपस में जुड़कर जोड़े बनाते हैं। 9 जोड़े एक घेरे में होते हैं, बीच में 2 फाइब्रिल होते हैं, थोड़े मोटे फाइब्रिल होते हैं। तो इसको कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। ये फ्लैजिला के अंदर फाइब्रिल्स का अरेंजमेंट है, और वो फ्लैजिला के फाइब्रिल्स फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने हैं। तो ये जो फ्लैजिला हैं वो 9+2 अरेंजमेंट वाले हैं। इसमें अगर कोई फ्लैजिला होगा प्रोकैरियोटिक सेल में, तो इसके फ्लैजिला में ऐसा कोई आपको अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। तो इसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है फ्लैजिला में, यहाँ नहीं होता है। इसके अंदर आपको बहुत सारे और भी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो यहाँ एब्सेंट है। बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट एक चीज़ को रट लेते हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन देखा, उसमें लिखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में किसका अभाव होता है। ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन सही माइटोकॉन्ड्रिया है। उन्होंने रट लिया कि इसमें केवल माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। आप वो मत रटिए, क्योंकि केवल माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव नहीं है, यहाँ पर उन सारे कोशिकांगों का अभाव है जिनके चारों तरफ भित्ति होती है। तो जो बेसिक चीज़ है उसको समझिए, उसको याद रखिए। भित्ति से घिरा कोई कोशिकांग जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगा, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो गोल्जी बॉडी हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, और चाहे कोई और इस तरह का कोशिकांग हो। तो न्यूक्लियस का अंतर है, कोशिकांगों की उपस्थिति का अंतर है, फ्लैजिला का अंतर है, और इसके अलावा इनके अपने बिहेवियर का, शेप एंड साइज का भी अंतर है। इनका आकार जो है छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल मुश्किल से 1 से 10 माइक्रोन के आसपास इनका एवरेज साइज होता है। इनका साइज जो है वो 10 से 100 माइक्रोन तक या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये आकार में हमेशा बड़ी होती हैं, ये आकार में छोटी होती हैं। आपको उदाहरण याद रखने चाहिए। प्रोकैरियोटिक सेल के 3 उदाहरण हैं। बैक्टीरिया, जिन्हें आप हिंदी में जीवाणु कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हिंदी में आप नीले हरे शैवाल कहते हैं, या अंग्रेजी में उनके लिए एक और टेक्निकल वर्ड है साइनोबैक्टीरिया, और इसके अलावा
माइकोप्लाज्मा, जो सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है, और पहले उसको पीपीएलओ कहते थे, यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो वो जो है आपके उदाहरण हैं प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। उनके अलावा सारे जीवधारी, चाहे जंतु हों, पौधे हों, मनुष्य हों, सब में जो है वो शरीर यूकैरियोटिक सेल्स का बना है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में जो अंतर था उसके बारे में आज हमने बात की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर अभी तक आपने रेहान्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं तो न सिर्फ वीडियो को लाइक कीजिए, देखिए, बल्कि शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। और अगर ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत बेहतर चैनल के लिए भी होगा और हमें भी खुशी होगी कि हमारी वजह से कुछ स्टूडेंट को फ़ायदा हो रहा है। कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको वीडियो पसंद आया, और अगर कोई आपको एक्स्ट्रा इसके अलावा इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंतर के बारे में, ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम उसके बारे में भी आपसे बात करें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।